आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन की सरकार ने शेख हसीना को अपने देश में राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया है। ब्रिटेन का कहना है कि वो शेख हसीना के लिए अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं करेगा और शेख हसीना को उसी देश से शरण मांगनी चाहिए जहां वो इस समय मौजूद है। यानी ब्रिटेन की सरकार कह रही है कि शेख हसीना अगर ढाका से अपनी जान बचाकर दिल्ली आई है तो उन्हें राजनीतिक शरण भी भारत सरकार से ही मांगनी चाहिए, ना कि ब्रिटेन से। समय का चक्र शायद इसी को कहते हैं। जिस ब्रिटेन की दिवंगत महारानी क्वीन एलिजाबेथ II ने वर्ष 2018 में शेख हसीना के लिए अपने राजमहल में स्टेट डिनर का आयोजन किया था, आज उसी ब्रिटेन ने शेख हसीना को अपने देश में राजनीतिक शरण देने से इनकार कर दिया था। और इससे आप समझ सकते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक जमाने में जब वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थीं 2018 में, तो राजमहल में उनके लिए स्टेट डिनर का आयोजन किया गया था। दोनों तस्वीरें देखिए। और आज जब वो प्रधानमंत्री नहीं रही तो आज ब्रिटेन ने अपने दरवाजे शेख हसीना के लिए बंद कर दिए। हमें सूत्रों से पता चला है कि ब्रिटेन के इस इनकार के बाद शेख हसीना ने अमेरिका, कनाडा और यूरोप के कुछ देशों से भी राजनीतिक शरण के लिए आग्रह किया है, लेकिन इन देशों की सरकारें भी अभी ऐसा करने के पक्ष में नहीं हैं। और ऐसा लगता है कि शेख हसीना को शायद आखिर में भारत सरकार से ही राजनीतिक शरण मांगनी पड़ेगी और शायद कुछ दिनों के लिए और यहीं पर रहना पड़ेगा। शेख हसीना की 2 संतानें हैं, जिनमें उनके बड़े बेटे सजीब वाजिद लंदन में रहते हैं और उनकी बेटी साइमा वाजिद दिल्ली में रहती है। और अगर शेख हसीना दिल्ली में राजनीतिक शरण लेती हैं तो वो यहां अपनी बेटी के साथ रह सकती है। एक दिन पहले तक बांग्लादेश में शेख हसीना के पास लगभग 100 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्राइवेट बंगले थे, कई लग्जरी अपार्टमेंट्स थे, लेकिन आज न तो उनके पास अपना कोई घर है, न ही अपना कोई देश है। और शेख हसीना को इंतजार है कि कोई देश उन्हें राजनीतिक शरण दे और वो वहां जाकर रह सके। और सोचिए, पिछले 15 वर्षों में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहते हुए शेख हसीना ने 70 से ज्यादा देशों की यात्राएं की, लेकिन आज इनमें से एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने खुद सामने से आगे आकर यह कहा हो कि वो शेख हसीना को अपने यहां राजनीतिक शरण देगा। और इससे यह पता चलता है कि दुनिया आपके सामने सिर्फ तब तक सिर झुकाती है जब तक आप उनके किसी काम के होते हैं या जब तक आप सत्ता में होते हैं, जब तक आप शक्तिशाली होते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपनी शक्ति खो देते हैं, दुनिया आपसे मुंह मोड़ लेती है और अपने दुख में आप हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। ये पूरी दुनिया के लिए शेख हसीना के इस मामले से सीखने वाली बात है, चाहे आप राजनीति में हो या राजनीति से बाहर हो। और शेख हसीना के साथ भी आज यही हो रहा है। और पिछले 28 घंटों से शेख हसीना दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के एक सेफ हाउस में रह रही हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ये वो विमान है जिससे वो आई थी दिल्ली, और अब ये विमान भी उन्हें दिल्ली छोड़कर वापस बांग्लादेश जा चुका है। अब आप ये देखिए कि क्या बांग्लादेश के इन युवाओं को छात्र कहना सही होगा, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में घुसकर वहां रखे उनके अंडरगारमेंट्स को न सिर्फ लूटा बल्कि उन्हें सबके सामने लहराकर इनका भद्दा प्रदर्शन किया। दुनिया इन युवाओं को आंदोलनकारी छात्र कह रही है, युवा शक्ति कह रही है, लेकिन आप सोचिए कि ऐसे युवा छात्र कैसे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी पूर्व प्रधानमंत्री के घर में घुसकर उनकी साड़ियां, उनके ब्लाउज, उनके अंडरगारमेंट्स, उनकी ब्रा, ये सब लूट लिए और इसके बाद उन्हें कैमरे पर दिखाकर इनका ऐसा तमाशा बनाया, ऐसा अश्लील तमाशा बनाया, जैसे कि ये हजारों लोग 76 वर्ष की शेख हसीना का उनकी गैर मौजूदगी में चीर हरण करके उनकी मॉब लिंचिंग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। लोगों ने उनकी साड़ियां चुराई, उनके ब्लाउज चुरा लिए, उनके अंडरगारमेंट्स चुरा लिए और फिर कैमरे के सामने उनका भद्दा प्रदर्शन किया। आप कल्पना कीजिए यह दृश्य कितना विभत्स रहा होगा, जिसमें 40,000 पुरुषों की भीड़ एक महिला के कपड़ों और उसके अंडरगारमेंट्स का मजाक बनाकर उन्हें रौंद रही थी। और यह सब देखकर वहां मौजूद लोग
खुशी से जश्न मना रहे थे। शेख हसीना की उम्र 76 वर्ष है। इनमें से ज्यादातर जो युवा हैं, शेख हसीना उनके मां जैसी हैं, उनकी मां की उम्र की हैं। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं आप देखिए, जिससे आपको इनकी मानसिकता पता चलेगी। और ये तमाम लोग कह रहे थे कि उन्होंने शेख हसीना को हरा दिया है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि इन तस्वीरों ने बांग्लादेश को एक राष्ट्र के तौर पर हरा दिया है, एक समाज के तौर पर हरा दिया है। और यह अपमान अकेले शेख हसीना का अपमान नहीं है, यह बांग्लादेश की उन 8.5 करोड़ महिलाओं का भी अपमान है, जिन्हें अब हर घड़ी शायद यही डर रहेगा कि कहीं उनके साथ भी एक ना एक दिन ऐसा ना हो जाए। दुनिया बांग्लादेश के युवाओं को युवा शक्ति कहकर संबोधित कर रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये युवाओं की क्रांति है, लेकिन ये कैसी युवा शक्ति है? इसमें एक महिला के अंडरगारमेंट्स का इस तरह से मजाक बनाया जाता है। और सोचिए, अगर शेख हसीना कल प्रधानमंत्री आवास में रुक गई होती या उन्हें वहां से भागने में कुछ मिनटों की और देरी हो जाती और ये वहशी लोग उन्हें वहां पर पकड़ लेते, तो ये लोग शेख हसीना के साथ क्या करते, आज आप जरा कल्पना करके देखिए। शेख हसीना भी अगर इन तस्वीरों को देख रही होंगी तो अपने आप को किस्मत वाली समझ रही होंगी कि वो इन लोगों के हाथ नहीं लगी। हम आज यही कहेंगे कि ये युवा कोई भी हो सकते हैं, लेकिन ये छात्र नहीं हो सकते। और इनकी मंशा आरक्षण को समाप्त करने की तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ये जो विरोध प्रदर्शन था, ये शायद किसी और चीज को लेकर था। और भारत जैसे देश में भी जो लोग आज ये कह रहे हैं कि इन युवाओं ने बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली की है, ये युवा शक्ति है, ये बांग्लादेश में होने वाली एक क्रांति है, ये तानाशाह के खिलाफ होने वाली बगावत है। उन्हें हम बताना चाहते हैं कि लोकतंत्र की बहाली करने वाले लोग इतने कमजोर नहीं होते कि वो एक पूर्व प्रधानमंत्री, एक महिला प्रधानमंत्री के कपड़ों और उनके गारमेंट्स का, अंडर गारमेंट्स का इस तरह से चीरहरण करें। जरा तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आज पूरी दुनिया की महिलाओं को शर्मिंदा करेंगी, पूरी दुनिया के युवाओं को और छात्रों को शर्मिंदा करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि ये युवा आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इन युवाओं का कहना था कि इन्हें नौकरी इनकी प्रतिभा के हिसाब से मिलनी चाहिए, मेरिट के हिसाब से मिलनी चाहिए। क्या ये इनकी प्रतिभा है? क्या ये इनकी मेरिट है? क्या इस प्रतिभा के आधार पर ये वहां पर नौकरियां करना चाहते थे? आप जरा खुद देखिए। तो ये जो तस्वीरें हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं। और ये देश में, बांग्लादेश में, भारत में या दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई महिला इन तस्वीरों को अगर देख रही होगी तो आज बहुत दुखी होगी और आज बहुत निराश होगी कि इस दुनिया के युवाओं को आखिर क्या हो रहा है। ये युवा, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये क्रांतिकारी हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि ये युवा किसी मकसद से, क्या ये युवा किसी लोकतंत्र को बहाल करने के मकसद से ये क्रांति ला रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमें चिंता होती है कि शेख हसीना अगर कुछ मिनटों के लिए भी अपने उस घर में और रुक गई होती, शेख हसीना अगर उन्हें वहां से भागने में जरा सी और देर हो गई होती और तब तक ये भीड़ वहां पर पहुंच चुकी होती, तो आज हम शायद कुछ और ही खबर आपको दे रहे होते। और आप कल्पना कीजिए कि ये तमाम लोग उनके साथ क्या करते। ये सोचने वाली बात है। अब आप ये देखिए कि इस खबर से जुड़े 5 नए लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए क्या है। पहला अपडेट यह है कि इस मुद्दे को लेकर आज भारत सरकार ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के राजनीतिक हालात और इस मुद्दे पर भारत की रणनीति के बारे में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को जानकारी दी है। और इन विपक्षी दलों ने भी आज ये कहा कि वो इस घटना में भारत की सरकार के साथ है। सबसे बड़ी बात यह कि इस बैठक में किसी भी विपक्षी नेता ने शेख हसीना के भारत आने पर और भारत में रहने पर ऐतराज नहीं जताया और इस पर सरकार और विपक्ष पूरी तरह से एक मत रहे। यह हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, एक शुभ संकेत है कि चलिए किसी मुद्दे पर तो सरकार और विपक्ष एक राय हुए, एक मत हुए। दूसरा अपडेट, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सरकार की विदेश नीति का समर्थन किया है और आज इस बैठक में उन्होंने सरकार से 2 प्रश्न पूछे। पहला सवाल यह था कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन को लेकर भारत सरकार की अपनी रणनीति क्या है, और इस सवाल पर विदेश मंत्री ने उन्हें बताया कि जैसे जैसे बांग्लादेश में आगे की घटनाएं होंगी, वैसे वैसे सरकार उनके हिसाब से अपने कदम उठाएगी, अपने फैसले लेगी।
राहुल गांधी का दूसरा सवाल यह था कि क्या बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के पीछे कोई विदेशी हाथ है, और इस सवाल पर भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि इस घटनाक्रम में विदेशी ताकत का हाथ होने का दावा करना अभी जल्दबाजी होगी। यानी भारत के विदेश मंत्री का भी यह कहना है कि हम कह नहीं सकते कि इसमें कोई विदेशी ताकत पीछे है या नहीं। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 3 और बड़ी बातें बताई। पहली बात, बांग्लादेश में अभी भारत के 12,000 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें अधिकतर छात्र हैं, और इन्हें सुरक्षित अपने देश में लाने के लिए भारत सरकार बांग्लादेश की सेना से बात कर रही है। दूसरा, बांग्लादेश में हिंदुओं के घरों, उनकी संपत्तियों और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, और सरकार हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बांग्लादेश की सेना और भारत के उच्चायोग के संपर्क में है। और तीसरी जानकारी यह कि शेख हसीना को कल की घटना से इतना गहरा सदमा लगा है कि वो अब बात करने की स्थिति में भी नहीं है, और सरकार ने कहा है कि उसने ये फैसला अब शेख हसीना पर छोड़ दिया है कि वो आगे क्या करना चाहती है। The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. सबसे जो खास बात है जो भारत के विदेश मंत्री ने बताई है वो ये है कि शेख हसीना इस समय एक सदमे में चली गई है। उन्हें गहरा सदमा लगा है और अभी वो बातचीत करने की भी ठीक स्थिति में नहीं है। और अब आप सोच सकते हैं कि जो महिला 15 साल से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हो, जो 5 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी हो, जो बांग्लादेश की सबसे शक्तिशाली नेता हो, सबसे सफल, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री जिन्हें वहां का माना जाता हो, जिसने इतने वर्षों तक अपने इशारे पर बांग्लादेश को चलाया, और अचानक उसके हाथ से ऐसे सत्ता निकल जाए और उसे सिर्फ 20 मिनट का समय दिया जाए कि वो अपना घर छोड़ दें, और जो कुछ उनके पास है, यानी जितने कपड़े या जो सामान वो ले सकती हैं अगले कुछ मिनटों में या आधे घंटे में, बस वो लेकर वो यहां से निकल जाएं अगर अपनी जान बचाना चाहती हैं, तो उनके लिए कितने बड़े सदमे की ये बात रही होगी। किसी भी इंसान को बहुत बड़ा सदमा लगेगा अगर उसकी आंखों के सामने सब कुछ इस तरीके से अगर उनके साथ हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है। और हम आपको उनकी तस्वीरें भी दिखाते हैं जब वो निकली थी बांग्लादेश से वहां की आर्मी के एक प्लेन में, तो क्या हुआ था वो भी आप देखिएगा। लेकिन ये बात सही है, इस प्लेन में बैठकर उनको जल्दी से जल्दी कुछ मिनटों में जो कुछ उनके हाथ में आया वो लेकर वहां से भाग गई। और आज दुनिया का कोई देश, कोई बड़ा देश उन्हें राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार नहीं है। तो आदमी को सदमा नहीं लगेगा तो और क्या होगा। लेकिन इस सब के बीच बांग्लादेश के मीडिया ने यह दावा किया है कि कल सुबह 11 बजे तक शेख हसीना को इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उन्हें इस्तीफा देकर बांग्लादेश इस तरह से छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ छात्रों का जो आंदोलन जून के महीने में शुरू हुआ था, वो आंदोलन 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद समाप्त भी हो गया था। और यह वही फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ढाका हाईकोर्ट के उस आदेश को गैर कानूनी माना जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की व्यवस्था बहाल की गई थी। यानी ये जो पूरा मामला था ये सुलट गया था। इस मामले पर फाइनल फैसला हो चुका था, आरक्षण पर रोक लग चुकी थी। छात्रों की और प्रदर्शनकारियों की यही तो मांग थी कि आरक्षण को समाप्त किया जाए, और आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला सुना दिया। इसके बाद बांग्लादेश में हालात पूरी तरह सामान्य हो गए थे और छात्रों ने भी अपना यह आंदोलन वापस ले लिया था। लेकिन इसके बाद इस आंदोलन को दोबारा से जगाया गया, इसमें आग में घी डाला गया, और इस आंदोलन को जमाते इस्लामी पार्टी ने हाईजैक कर लिया। और शेख हसीना की पूरी सरकार और उनका सुरक्षा तंत्र
इस कट्टरपंथी संगठन को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। यानी ये जो पूरा की पूरा विरोध प्रदर्शन है, इसे विपक्ष ने हाईजैक कर लिया था। शेख हसीना से सबसे बड़ी भूल यह हुई कि उन्होंने जमाते इस्लामी के छात्र संगठन की ताकत को ठीक से आंका नहीं, और वो इसकी ताकत को आंकने में चूक गई। उन्होंने इसे कमजोर समझा, बल्कि उनकी ताकत इससे कहीं ज्यादा थी। इस छात्र संगठन का नाम है इस्लामी छात्र शिविर, और बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के साथ इस छात्र संगठन पर भी प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन पिछले 5 वर्षों में जमाते इस्लामी की कट्टर विचारधारा को मानने वाले हजारों युवाओं ने चुपचाप अलग अलग विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में दाखिला लेकर वहां के छात्रों के बीच जमाते इस्लामी को मजबूत बनाने का काम किया। यह पिछले 5 साल से हो रहा था चुपचाप, जिससे छात्रों का यह आंदोलन बड़ी आसानी से हाईजैक हो गया। उनके बीच में जो छात्र मौजूद थे, असल में वो छात्र थे ही नहीं, वो जमाते इस्लामी के लोग थे। और यह बात बांग्लादेश का खुफिया तंत्र, उनकी सुरक्षा एजेंसियां समझ नहीं पाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आंदोलन 21 जुलाई को समाप्त हो गया था, उसे जमाते इस्लामी के छात्र संगठन ने फिर से जिंदा कर दिया। जो आग बुझ चुकी थी, उसे फिर से जला दिया। इन कट्टरपंथी छात्रों ने सरकार के सामने अपनी 9 मांगों का एक प्रस्ताव रखा, जिनमें 4 मांगे प्रमुख हैं। क्या मांगे थी, जरा देखिए। पहली मांग थी 4 कैबिनेट मंत्रियों का इस्तीफा, जिनमें गृह मंत्री का भी नाम था। दूसरी मांग थी जेल भेजे गए छात्रों को रिहा किया जाए। तीसरी मांग सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स को बर्खास्त किया जाए। और चौथी मांग ये थी कि बांग्लादेश से कर्फ्यू हटाकर सभी शिक्षा के संस्थानों को फिर से खोला जाए, शुरू किया जाए। और इन सभी मांगों को लेकर आंदोलनकारी छात्रों ने 4 अगस्त से पूर्ण असहयोग आंदोलन शुरू करने का ऐलान कर दिया था। यानी अब जब ये दूसरा चरण था आंदोलन का, इसका तो आरक्षण से कोई मतलब ही नहीं था। और शेख हसीना को ऐसा लग रहा था कि जब आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ चुका है, तो इस आंदोलन का ज्यादा असर अब नहीं होगा। और शेख हसीना से यही सबसे बड़ी गलती हुई, और वो इस बात को समझ नहीं पाई कि आंदोलन छात्र नहीं बल्कि जमाते इस्लामी करवा रही है। अब जमाते इस्लामी के पीछे कौन था, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा था, फंड कहां से आ रहा था, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से जुटाया जा रहा था, यह भी हम आपको आज बताएंगे। 4 अगस्त को बांग्लादेश में 100 से ज्यादा लोग दंगों में मारे गए, सिर्फ 4 अगस्त को। यानी जिस दिन ये पूरा तख्ता पलट हुआ है, आप ये समझ लीजिए उस दिन, जिनमें वो 13 पुलिसकर्मी भी शामिल थे, जिन्हें एक पुलिस थाने में आंदोलनकारियों ने जिंदा जला दिया। और इसी आंदोलन के बाद सेना ने तख्ता पलट करने की योजना बनानी शुरू की। यानी उसके बाद आंदोलनकारी और सेना एक तरीके से मिल गए। ऐसा दावा है कि 4 अगस्त को रात 11 बजे तक बांग्लादेश की सेना और सरकार के बीच सब कुछ ठीक ठाक था, सब नॉर्मल था, रात में 11 बजे तक। इसके बाद सेना को यह खबर मिली कि आसपास के राज्यों से बांग्लादेश में 2 लाख लोग ढाका में प्रवेश करने वाले हैं। आसपास के राज्यों से ढाका में 2 लाख लोग आ रहे हैं, और ये तमाम लोग 5 अगस्त को प्रधानमंत्री के आवास का घेराव कर सकते हैं, उस पर हमला कर सकते हैं। ये इस घटनाक्रम का वो टर्निंग पॉइंट था जब सेना ने यह फैसला किया कि वो अब आंदोलनकारियों के खिलाफ सख्ती से नहीं निपटेगी। अब वो आंदोलनकारियों पर गोलियां नहीं चलाएगी और आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने देगी। और यह बात सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमाने रात को ही प्रधानमंत्री शेख हसीना को बता दी थी। और शेख हसीना को तब भी ऐसा लग रहा था कि अगले 24 घंटों में हालात शायद सामान्य हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि रात में 11 बजे 4 अगस्त को बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री शेख हसीना को यह कह दिया था कि अब सेना का रुख बदल रहा है, हम अपने निहत्थे लोगों पर और ज्यादा अटैक नहीं कर सकते, हम उन पर गोलियां नहीं चला सकते, और अब हम उन्हें नहीं रोक पाएंगे। और ये लोग संख्या में इतने ज्यादा हैं कि ये कल आपके घर पर हमला करेंगे, आपके घर का घेराव करेंगे, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। और अब सेना पहले की तरह सख्ती नहीं करेगी। और इसके लिए शेख हसीना की पूरी सरकार ने पूरे बांग्लादेश में इंटरनेट बंद कर दिया, फेसबुक बंद कर दिया, इंस्टाग्राम बंद कर दिया, एक्स बंद कर दिया, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब बंद कर दिए, व्हाट्सएप बंद हो गया क्योंकि इंटरनेट ही बंद कर दिया। और
शेख हसीना को ऐसा लगा कि जब वो इंटरनेट बंद कर देंगी तो फिर ये अफवाहें फैलनी बंद हो जाएंगी, इन छात्रों का आपस में कोऑर्डिनेशन बंद हो जाएगा और वो किसी तरीके से, ये उनका आखिरी दांव था, वो इन प्रदर्शनकारियों को रोक पाएंगी। और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा को भी उस रात और ज्यादा बढ़ा दिया गया और अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी प्रधानमंत्री आवास में कुछ ज्यादा हलचल नहीं थी। तब तक भी शेख हसीना को अंदाजा नहीं था कि अगले 2 घंटों में क्या होने वाला है। लेकिन 11 बजे सेना प्रमुख वकार उस जमा ने शेख हसीना को फिर से फोन किया और उन्हें बताया कि लगभग 4 से 5 लाख प्रदर्शनकारियों की भीड़ बॉर्डर से प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ रही है और सेना अब इन लाखों लोगों पर किसी भी सूरत में गोलियां नहीं चलाएगी। इसलिए अच्छा यह होगा कि शेख हसीना इन छात्रों के सामने अपनी हार मान लें और इस्तीफा देकर बांग्लादेश को हमेशा के लिए छोड़कर भाग जाएं। और इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी जान बचाएं, क्योंकि अब सेना इन लोगों को रोक नहीं पाएगी। बांग्लादेश के मीडिया का ऐसा कहना है कि सेना ने शेख हसीना को प्रधानमंत्री आवास खाली करने के लिए सिर्फ 45 मिनट दिए थे और उन्हें यह भी कहा था कि वो जिस भी देश में जाना चाहती हैं वहां जाने के लिए सेना की तरफ से उन्हें ये विशेष विमान दिया जाएगा। जिस विमान की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये एक ट्रांसपोर्ट प्लेन है बांग्लादेश एयरफोर्स का। उन्होंने कहा कि ये सेना ने अपना सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस अपने एयरबेस पर शेख हसीना को ले जाने के लिए खास तौर पर पार्क करके रखा था। यह विमान बिल्कुल तैयार था। शेख हसीना को कहा 45 मिनट आपके पास हैं, आप अपना सामान पैक कीजिए, जो सामान आप ले जाना चाहती हैं, सबसे जरूरी सामान 45 मिनट में जो ले जाना है ले जाइए, इस विमान में रखिए, ये बड़ा विमान है, आपका सारा सामान जा सकता है और यहां से निकल जाइए। इसके बाद शेख हसीना ने भारत सरकार से संपर्क करके मदद मांगी और भारत में दोपहर 12 बजे एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें यह फैसला किया गया कि शेख हसीना को दिल्ली के पास गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर लाया जाए और बाद में भारत की तरफ से शेख हसीना को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई और कहा गया कि आप अपने विमान को सीधे हिंडन की तरफ मोड़ दीजिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे, आपको पूरी सुरक्षा देंगे और आप हिंडन पर अपने बांग्लादेश एयरफोर्स के इस विमान को लैंड कराइए और फिर यहां रहिए। प्रधानमंत्री आवास में साड़ियों से लेकर उनके दिवंगत पिता मुजीबुर रहमान की तस्वीरों तक ऐसा बहुत सारा सामान था जिसे शेख हसीना अपने साथ लेकर आना चाहती थी, लेकिन उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें साड़ियों का बड़ा शौक था, वो अपनी सारी साड़ियां लेकर आना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पाई ऐसा। और सेना के लोग बार बार उन्हें यह कह रहे थे कि अगर भीड़ उनके वहां निकलने से पहले पहुंच गई तो वो उनकी हत्या कर देगी। और इस वजह से शेख हसीना को अपना बहुत सारा सामान अपने घर में ही छोड़कर भागना पड़ा और वो अपनी बहन शेख रेहाना के साथ एक हेलीकॉप्टर में ढाका के एयरबेस के लिए रवाना हुई। पहले हेलीकॉप्टर से एयरबेस तक गई और एयरबेस के बाद इस विमान में वहां बैठी और फिर वहां से वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई। ये वो तस्वीरें हैं जब शेख हसीना को वहां से भागना पड़ रहा था, आप देख सकते हैं। यानी सिर्फ 45 मिनट का समय शेख हसीना को दिया गया। वहां की सेना ने शेख हसीना की सुरक्षा करने से इनकार कर दिया, प्रदर्शनकारियों की लगभग 5 लाख की भीड़ पर गोलियां चलाने से इनकार कर दिया और कह दिया कि अब हम इन प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पाएंगे, आपके लिए अच्छा यह रहेगा कि आप जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक करके यहां से भाग जाइए। ऐसा दावा किया गया कि अगर शेख हसीना 20 मिनट भी और लेट हो जाती तो प्रधानमंत्री आवास में आई भीड़ उनकी मॉब लिंचिंग कर देती। और यही कारण है कि शेख हसीना जब ढाका से दिल्ली आ रही थीं, तब वो इस पूरे सफर के दौरान बहुत गहरे सदमे में थीं। और यह जानकारी आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद दी है और उन्होंने कहा है कि शेख हसीना अब भी इस गहरे सदमे से बाहर नहीं निकली हैं, अभी भी वो ठीक से बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। भारत ने बांग्लादेश की सीमा से 10 किलोमीटर दूर से ही शेख हसीना को लेकर आ रहे विमान की निगरानी शुरू कर दी थी और जब यह विमान दिल्ली की ओर बढ़ रहा था उस वक्त भारत के रेडार पूरी तरह से एक्टिव थे और उन्होंने इस विमान पर कड़ी नजर बनाकर रखी थी। और वायुसेना ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अपने 2
रफाल लड़ाकू विमानों को भी एक्टिव कर दिया था, जो कि इस विमान की सुरक्षा के लिए थे। और आप सोचिए, भारत सरकार ने पूरी मदद की अपनी सबसे पुरानी दोस्त शेख हसीना को बचाने में और शेख हसीना को सुरक्षित भारत पहुंचाने में। अब शेख हसीना भारत में ही मौजूद हैं, गाजियाबाद के पास हिंडन में है। एक स्पेशल गेस्ट हाउस में उनके लिए अरेंजमेंट किया गया है और अब यहां रहकर वो ये कोशिश कर रही हैं कि देखें दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जो उन्हें राजनीतिक शरण देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अभी तक कोई देश तैयार नहीं हुआ है। अब हम आपको ये बताएंगे कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों पर हमले क्यों हो रहे हैं और कैसे वहां रहने वाले करोड़ों हिंदुओं की जान खतरे में आ गई है, और आखिर इस तख्ता पलट में बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की क्या गलती है। हम मानते हैं उन्हें परेशानी रही होगी अपनी सरकार से, शेख हसीना से नाराजगी रही होगी, लेकिन वहां रहने वाले हिंदुओं से क्या नाराजगी है, यह बात समझ में नहीं आ रही। बांग्लादेश की 17 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ 30 लाख हिंदू रहते हैं, जिनका ना तो आरक्षण से कोई लेना देना है, ना आंदोलन से कोई संबंध है, और ना ही शेख हसीना कोई हिंदू समुदाय की है कि उनकी वजह से हिंदुओं को मारा जाए, हिंदुओं को निशाना बनाया जाए। लेकिन जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है, तब से बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें हिंदुओं पर वहां जुल्म कर रही हैं। दुख की बात यह है कि आज दुनिया में कोई भी ऑल आइज ऑन ढाका की बात नहीं कह रहा, ना ही कोई इन अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकारों की बात कर रहा है, ना ही कोई यह कह रहा है कि इन हिंदुओं को भी जिंदा रहने का अधिकार है। आप याद कीजिए, ऑल आइज ऑन राफा दुनिया में बड़ा ट्रेंड कर रहा था, लेकिन ऑल आइज ऑन ढाका के बारे में आज कोई बात नहीं कर रहा। अब तक बांग्लादेश के 27 जिलों में हिंदू परिवारों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश के मीडिया का कहना है कि अब तक 4 बड़े मंदिरों पर हमले हुए हैं, जिनमें सबसे बड़ा हमला वहां के इस्कॉन मंदिर पर हुआ, जो वहां के मेहरपुर इलाके में था। और इसके अलावा यह भी आरोप है कि ऐसे हमले कई और मंदिरों पर हुए हैं, जिन्हें बांग्लादेश का मीडिया अभी सेना के डर से रिपोर्ट नहीं कर रहा है। मंदिरों की तस्वीरें आप देख लीजिए, वहां किस तरह की तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। ये तस्वीरें बांग्लादेश से ही आ रही है। रंगपुर में 2 हिंदू पार्षदों की हत्या कर दी गई। खानसामा में 2 हिंदू परिवारों के घरों में आगजनी हुई। दिनाजपुर में 10 हिंदू परिवारों पर हमला किया गया। कालीगंज में भी मंदिर में तोड़फोड़ हुई और आरोप है कि कई कट्टरपंथी लोग ये कह रहे हैं कि वो हिंदुओं को काटकर उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन विडंबना यह है कि भारत सरकार लगातार इन हिंदुओं को बचाने के लिए बांग्लादेश की सरकार से बात कर रही है, लेकिन दुनिया का कोई और देश, कोई और समुदाय उस तरह से इस नरसंहार को रोकने के लिए आगे नहीं आया जैसे रफा को रोकने के लिए आया था। और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के राजनयिकों ने बांग्लादेश पर अल्पसंख्यकों पर हमलों को खतरनाक बताया है, लेकिन इन देशों की सरकारें भी अभी तक चुप बैठी हैं। और इससे आप समझ सकते हैं कि अल्पसंख्यकों को लेकर भी दुनिया किस तरह का भेदभाव करती है। जब गाजा की बारी आती है तो पूरी दुनिया के कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। पूरी दुनिया में ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करने लगता है। लेकिन जब बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, उनकी जान खतरे में आ गई है, तब ऑल आइज ऑन ढाका के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर अल्पसंख्यक मुसलमान हो तो पूरी दुनिया ऐसे नरसंहार के खिलाफ एकजुट हो जाती है, लेकिन जब अल्पसंख्यक हिंदू होते हैं तो ऐसे हमले किसी को परेशान नहीं करते, यहां तक कि भारत में भी किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं को कितनी यातनाएं दी जा रही हैं, आज आप हमारी इस ग्राउंड रिपोर्ट से समझ पाएंगे। ध्यान से देखिए, बांग्लादेश से आई ये ग्राउंड रिपोर्ट। जो मसूली है, जो लगभग 500 से 1000 आदमी आया, तो हमारा इधर से घुसकर सब कुछ तोड़ फोड़ किया। साथ से उन लोग हमारा मंदिर पे अग्नि संযোগ किया और गन पाउडर और इधर बोमा भी हमको निक्षेप किया। आप देख सकते हैं, ये सारी सब कुछ तोड़ फोड़ किया। ये जो हमारा जो मंदिर का जो सीलिंग, वो भी टूट गया बोम निक्षेप करने के बाद। ये सारे देख सकते हैं, जहाँ हमारा जो विग्रह थे सब कुछ उनको जला दिया, कुछ नहीं बचा है।
हम किसी की हालत में इधर से हम जान लेकर भाग सकते हैं। और मंदिर के खजाना जो जितना है, रुपया जो कुछ सोना वगैरह है, सब कुछ लूट कर चला गया। ये जो हमारा मंदिर का अलमारी, सब कुछ ले गया। ऐसा ही हुआ। 45 प्लेस में हिंदू टेम्पल, हिंदू संख्यालघु हिंदू जनगोष्ठी का ऊपर है हमला हुआ, अटैक हुआ। 2-3 हिंदू लीडर मृत्यु वरण किया। तो इस्कॉन मेहरपुर है, वहाँ पर कल रात में अग्नि संयोग हुआ। और आदर्श टेम्पल इस्कॉन अटैक नहीं हुआ, परिस्थिति अच्छा नहीं है। আপনি বাংলাদেশেই বাসিন্দা, আপনি বাংলাদেশেই থাকেন? হ্যাঁ, বাংলাদেশে জন্ম আমার বাংলাদেশে। আপনার বাংলাদেশে কে কে আছে পরিবারে? আমার পরিবারে মনে করো আমার ছেলে আছে, বিটার বউ আছে, মেয়েটাই দেশে আছে, বাবার নাই 4টে ভাই আছে, একটা বোন আছে, তাগের আলাপালা আছে। আপনি কি মেয়ের বাড়িতে এসেছেন? হ্যাঁ, এখানে মেয়ের বাড়িতে এসেছে। এই যে যাচ্ছেন, এই যে খবর আসছে যে হিন্দুদের উপরে অ্যাটাক হচ্ছে, এটা কতটা সত্যি, কি জানতে পেরেছেন? পুরোটাই সত্যি, পুরোটাই সত্যি। আমরা যে আসবো গুছাই গাছাই নিয়ে আমাদের কি বর্ডার খুলে দেবে, জাতি দেবে? দেখি কি হচ্ছে ওখানে হিন্দুদের উপরে বা মাইনরিটিদের উপরে? হিন্দু সংখ্যা কম, ওরা সমস্তটাই ইসলাম করে নেবে। আপনি কোথায় থাকেন? ছুটুপুর গ্রাম, জিগরা থানা, জহর জেলা। জহর জেলা। আপনি যাচ্ছেন ওখানে, আপনার পরিবার আছে এখন ওখানে? আছে। আচ্ছা, ওখানে আছে। কিছু বলছে ওরা? ওই পরিস্থিতি কিরকম? বাড়ি মানাকে দিয়েছে, বাইরে বেরিয়ে না, সমস্যা মানাকে দিয়ে চলবে। এখন যেতে কি ভয় লাগছে? ভয় ডর আছে কোথাও? তো ভয়, হিন্দু হিন্দু বলে ভয়। शेख हसीना किसी तरह से बाल बाल बची हैं, अपनी जान बचाकर वो किसी तरह से भारत पहुंच गई हैं, दिल्ली पहुंच गई हैं। लेकिन वहां रहने वाले करोड़ों भारतीयों की जान अभी भी खतरे में है। करोड़ों लाखों जो हिंदू परिवार हैं, उनकी जान खतरे में है। और इसके पीछे कारण देखिए क्या है। शेख हसीना को भारत का दोस्त माना जाता था और इस समय वहां पर भारत विरोधी प्रदर्शन चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि शेख हसीना की मदद भारत कर रहा है। शेख हसीना भारत सरकार के बहुत करीबी मानी जाती थी, सिर्फ इसलिए अब वहां पर लोग भारत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और भारत का मतलब क्या है? भारत का मतलब है हिंदू। भारत के जो बहुत सारे वहां पर लोग रहने वाले हैं, वो भी उनके निशाने पर आ गए हैं, छात्र उनके निशाने पर आ गए हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारी जो खुफिया एजेंसियों के जो लोग होंगे या जो भारत से जुड़े हुए लोग होंगे, वो भी इस समय वहां जबरदस्त खतरे में आ गए हैं। इसलिए भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि वो इन इतनी बड़ी संख्या में रहने वाले वहां हिंदुओं को कैसे सुरक्षा मुहैया कराएगी, कैसे वो बांग्लादेश की सेना पर इतना दबाव डालेगी कि वहां पर किसी भी हिंदू के खिलाफ कोई भी कार्रवाई इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और आज हम ये कहना चाहते हैं कि हमें भारत के इन हिंदुओं को वहां हर कीमत पर बचाना ही होगा। अब आप ये देखिए कि जब हिंदुओं का इस तख्ता पलट से कोई लेना देना नहीं है, तो आखिर हिंदुओं को इसकी सजा मिल क्यों रही है? और छात्रों के इस आंदोलन में हिंदू मंदिरों को क्यों नष्ट किया जा रहा है, उन्हें क्यों आग लगाई जा रही है? इसके पीछे असल में वो कट्टर इस्लामिक संगठन है जिसने इस आंदोलन को हाईजैक कर लिया था, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। इस संगठन का नाम है जमात इस्लामी, जो बांग्लादेश में शरिया कानून लाना चाहता है। और इसकी वजह से बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने इस संगठन के चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके अलावा वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तब जमात इस्लामी ने पाकिस्तान की सेना का साथ दिया था। और जमात इस्लामी चाहता था कि पाकिस्तान का विभाजन कभी ना हो और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रहे। यानी ये वो संगठन है जो बांग्लादेश के निर्माण के ही खिलाफ था, ये पाकिस्तान के साथ था, ये पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था। ये वो संगठन है। और जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ है, ये संगठन तब भी यही चाहता है कि ये वापस से पाकिस्तान बन जाए। लेकिन जब बांग्लादेश का गठन हुआ, तो इस कट्टरपंथी संगठन ने बांग्लादेश में शरिया कानून को लागू करने की मांग शुरू की।
और हिंदुओं को अपना निशाना बनाना शुरू किया। वर्ष 1972 से 2024 के बीच बांग्लादेश में 17 बड़े दंगे हुए हैं, जिनका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन दंगों में हिंदुओं को निशाना बनाया गया और उनके खिलाफ बड़े स्तर पर नरसंहार हुआ है। और इसी नरसंहार का नतीजा है कि भारत के विभाजन के बाद जिस पूर्वी पाकिस्तान में 76% मुसलमान और 23% हिंदू हुआ करते थे, आज उस बांग्लादेश में मुसलमान 76% से 91% हो गए और 23% हिंदू घटकर अब सिर्फ 8% रह गए हैं। इनमें से ज्यादातर हिंदू या तो मारे गए या गायब हो गए और या फिर बांग्लादेश छोड़कर कहीं भाग गए। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में रहने वाले ज्यादातर हिंदू दलित और पिछड़े वर्ग से हैं, लेकिन इन हिंदुओं का दर्द समझने वाला आज भी कोई नहीं है। और इसीलिए हम बार बार ये आवाज उठा रहे हैं कि भारत की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इन हिंदुओं की रक्षा करे। और इस पूरे घटनाक्रम में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली बात यह कि सत्ता के संघर्ष में कोई किसी का सगा नहीं होता। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने वाले सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमा शेख हसीना के ही रिश्तेदार हैं। वो शेख हसीना के परिवार से ही आते हैं। उनकी पत्नी सारा नाज रहमान शेख हसीना की फुफेरी बहन है और अगर शेख हसीना ना होती तो जनरल वकार उस जमा कभी भी आर्मी चीफ नहीं बनते। शेख हसीना ने यह मानकर कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, हमेशा मेरे प्रति वफादार रहेंगे, ये मानकर उन्हें आर्मी चीफ बना दिया और वो ही व्यक्ति सबसे पहले पलटा। वो नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक शेख हसीना की आर्म्ड फोर्सेस डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर थे। इसके बाद 1 जनवरी 2024 को उन्हें शेख हसीना ने बांग्लादेश का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त कर दिया। तो आप सोचिए, इसी साल जनवरी में उन्हें आर्मी चीफ बनाया गया और इसके 6 महीने बाद 23 जून को उन्हें सेना का प्रमुख बनाया गया। माफ कीजिएगा, सेना प्रमुख 23 जून को ही वो बने हैं। इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ उन्हें बनाया गया था जनवरी में और फिर जून में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। और इन तीनों मौकों पर शेख हसीना खुद मौजूद थीं और उन्हें जनरल वकार उस जमा पर बड़ा भरोसा था। लेकिन सत्ता के लिए इस जनरल ने अपनी ही पत्नी की फुफेरी बहन और अपनी रिश्तेदार शेख हसीना की पीठ में छुरा घोंप दिया और तख्ता पलट करके उन्हें देश से बाहर निकाल दिया। और इससे यह सबक मिलता है कि राजनीति में और सत्ता के संघर्ष में कोई किसी का सगा नहीं होता। दूसरा, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की 17 करोड़ की जनता ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका है, वो लोग असल में गलत सोच रहे हैं। बांग्लादेश के मीडिया के मुताबिक इस आंदोलन में पूरे देश के सिर्फ 20 लाख लोग शामिल थे, जबकि बांग्लादेश की कुल आबादी है 17 करोड़, यानी 17 करोड़ में से 20 लाख लोग इस आंदोलन में थे। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश के सिर्फ 1.2% लोगों के आंदोलन के कारण शेख हसीना को अपना देश छोड़कर भागना पड़ा और इस तख्तापलट में बांग्लादेश की 98.8% जनता अपने घरों से बाहर नहीं निकली। और असल में भीड़ तंत्र जो होता है वो ऐसे ही काम करता है। कल ढाका की सड़कों पर लगभग 5 लाख लोग मौजूद थे, जो ढाका की कुल आबादी का 2.5% भी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इन 5 लाख लोगों ने कल बांग्लादेश की पूरी राजनीति को पलट दिया। और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि 5 लाख लोग जब एक साथ सड़कों पर उतरते हैं तो उनकी ताकत किसी भी सेना के लिए, किसी भी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और सुरक्षा तंत्र के मुकाबले उनकी संख्या कई गुना ज्यादा बड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश की सेना में कुल मिलाकर 1,70,000 जवान हैं, जबकि ढाका पुलिस के पास 30,000 जवान हैं। और अगर हम इन दोनों को मिला भी लें तो यह संख्या बल 2 लाख के आसपास होती है, जबकि कल ढाका में ही सड़कों पर 5 लाख लोग हिंसा कर रहे थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह आंदोलन तब भी अपने उद्देश्य में कामयाब रहा जब इसे सभी छात्र संगठनों का समर्थन हासिल नहीं था। बांग्लादेश के 158 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 44 लाख छात्र पढ़ते हैं, जबकि इस आंदोलन में 20 लाख छात्रों ने ही हिस्सा लिया, जिसका मतलब यह है कि इस आंदोलन में अधिकांश 55% छात्र शामिल नहीं थे। लेकिन जब आप खबरों को देखेंगे
तो आपको यही सुनने और देखने को मिलेगा कि बांग्लादेश की 17 करोड़ जनता ने शेख हसीना की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया, जबकि यह बात पूरी तरह से सत्य नहीं है। किसी भी देश के 1 से 1.5% जनसंख्या में को बाहर से समर्थन मिलने लगता है, बाहर से पैसा आने लगता है और कुछ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र उनके साथ मिल जाते हैं और बड़ी बड़ी ताकतें, जिनमें विदेशी ताकतें होती हैं, वो एक साथ आ जाती हैं, तब बड़ी से बड़ी सरकार हिल जाती है। और यही बांग्लादेश में हुआ है। इस वक्त के 3 और बड़े अपडेट्स आपके लिए ये हैं। पहला अपडेट ये कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति ने वहां की संसद को भंग कर दिया है। दूसरा, शेख हसीना की सरकार में मंत्री रहे जुनैद अहमद को सेना ने गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो ढाका एयरपोर्ट से भारत भागने की कोशिश कर रहे थे। तीसरा, बांग्लादेश में पुलिस के जवानों ने हिंसा के विरोध में कामकाज ठप कर दिया है और बांग्लादेश सचिवालय से भी सभी कर्मचारी और अधिकारी काम छोड़कर अपने घरों में आकर बैठ गए हैं। और इन सरकारी कर्मचारियों और पुलिस कर्मियों का कहना है कि जब तक हिंसा नहीं रुकेगी तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। और इस बात के लिए बांग्लादेश की पुलिस का काफी मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की पुलिस ये कह रही है कि पहले उन्हें खुद को सुरक्षा दी जाए और तब वो लोगों की सुरक्षा करेगी। पिछले 24 घंटे में हुई हिंसा के दौरान बांग्लादेश में 94 लोग मारे गए हैं और बांग्लादेश की युवा शक्ति ने अपने राष्ट्रपिता और संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को पूरी तरह से ध्वस्त करके नीचे गिरा दिया है। तस्वीर आज आप देखिए। उस देश के बारे में सोचिए जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश का निर्माण करवाया, जिस व्यक्ति ने बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाया, जिसने क्रांति का नेतृत्व किया, आज बांग्लादेश के लोग उसके भी नहीं हो पाए। आज उसी व्यक्ति की प्रतिमा को तोड़ रहे हैं, उस व्यक्ति की मूर्ति को तोड़ रहे हैं, उस व्यक्ति की बेटी के खून के प्यासे हो गए हैं। अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या भारत में भी कभी बांग्लादेश जैसे हालात बन सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सबके पीछे अमेरिका का हाथ है, पाकिस्तान की ISI का हाथ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन का हाथ हो सकता है। लेकिन क्या कभी ये सारे देश मिलकर भारत में भी ऐसा कर सकते हैं? क्या यह संभव है? भारत में प्रधानमंत्री मोदी के कुछ विरोधी बांग्लादेश की इन तस्वीरों को देखकर बड़े खुश हो रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि आगे चलकर भारत में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि भारत में ऐसी स्थिति कभी भी क्यों नहीं पैदा हो सकती, और इस बात को आप इन 3 पॉइंट से समझिए, जिनमें पहला पॉइंट यह है कि भारत के लोकतंत्र में सेना और सरकार की संरचना बिल्कुल अलग है। भारत में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ जब सेना ने किसी भी चुनी हुई सरकार के खिलाफ कभी भी जरा सा भी विद्रोह किया हो। भारत में अब तक 8 लोकसभा चुनाव ऐसे रहे हैं जब किसी भी राजनीतिक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, और इस दौरान भारत में काफी राजनीतिक अस्थिरता रही है। लेकिन किसी सरकार में कभी भी ऐसा नहीं हुआ जब सेना ने इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर विद्रोह किया हो। हमारे देश में एक से एक कमजोर सरकारें रही हैं, अल्पमत की सरकारें रही हैं। कई बार वो सरकारें कुछ महीनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद गिरी भी हैं। सब कुछ हुआ है, लेकिन हमारी सेना ने कभी भी विद्रोह नहीं किया, क्योंकि भारत की सेना इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी देश प्रेमी सेना है। और हमारी सेना के लिए सिर्फ भारत मायने रखता है, सत्ता मायने नहीं रखता। इस मामले में अगर आप देखें तो भारत की सेना पूरी दुनिया की सेनाओं से बिल्कुल अलग है। जो देशभक्ति का जज्बा आपको भारत की सेना में मिलेगा, यह जज्बा आपको किसी और देश की सेना में नहीं मिलेगा। बाकी देशों की सेनाओं में लोग सिर्फ प्रोफेशनल होते हैं, नौकरी करते हैं, लेकिन जो देशभक्ति आपको भारतीय सेना में मिलेगी वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और भारतीय सेना की जो वफादारी है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। इसलिए सबसे बड़ा कारण कि भारत में ऐसा कभी नहीं होगा वो है खुद भारतीय सेना, जो अपने देश के खिलाफ कभी काम नहीं करेगी। दूसरा, भारत की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन होते हैं। वर्ष 2019 और 20 में भारत में आप याद कीजिए CAA के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन हुआ था। 100 दिन तक आंदोलन चला। उस समय शाहीन बाग में भी एक बड़ा आंदोलन हुआ था और ऐसा कहा गया था कि बहुत सारे विदेशी ताकतों ने, विदेशी NGOs ने, विदेशी संस्थाओं ने इस आंदोलन के लिए पैसा दिया था। बहुत बड़ी साजिश थी। तमाम देशों ने जोर लगा लिया था कि यह आंदोलन ऐसा बन जाए कि भारत सरकार इसे काबू में ना ला सके। उस समय
अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए हुए थे और पूरी कोशिश थी कि उनके सामने ये दंगे और ज्यादा भड़क जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसी तरह कृषि कानूनों के खिलाफ जब हमारे देश में किसान आंदोलन कर रहे थे, उस आंदोलन में भी कभी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई जब देश के लोकतंत्र और सरकार को हिंसक तरीके से कोई चुनौती दी गई हो। और इसका कारण यह है कि हमारे देश के लोग यहां के लोकतंत्र का सम्मान करते हैं। हमारे जो लोकतंत्र के सिस्टम से, हमारी जो लोकतंत्र की व्यवस्था है वो इतनी मजबूत है कि आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भारत दुनिया का सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में आप सोचिए कितनी सरकारें आई, कितनी सरकारें चली गईं, कितनी बार बड़ी बड़ी पार्टियां जो सरकार में थी वो चुनाव हार गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जब इस देश के लोगों ने चुनाव के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया हो। जब चुनाव के नतीजों को लेकर भारत में कभी कोई विरोध प्रदर्शन हुआ हो, ऐसे विरोध प्रदर्शन अमेरिका जैसे देश में भी हो चुके हैं जब डोनाल्ड ट्रंप की हार हुई थी। आप सोच लीजिए कितने विरोध प्रदर्शन यूरोप के देशों में हो रहे हैं, लेकिन भारत जैसे देश में यह होना असंभव है। कुछ लोग जरूर सरकार के खिलाफ होते हैं, लेकिन भारत की संरचना ऐसी है कि यहां ऐसा तख्तापलट हो नहीं सकता। हमारे देश की जो सेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत सेनाओं में से एक है। लाखों लाखों लोग भी अगर विरोध प्रदर्शन में आ भी गए और उन्हें किसी ने स्पॉन्सर कर भी दिया, तब भी सेना उन्हें काबू में ला सकती है। भारत में सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है और यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और तीसरा कारण यह है कि जिस तरह बड़ी बड़ी विदेशी ताकतें, बहुत सारे लोग कहते हैं चीन, बहुत सारे लोग कहते हैं अमेरिका, बहुत सारे लोग कहते हैं कोई और बड़ी बड़े संस्थान, CIA, ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, वेनेजुएला ऐसे देशों में तो दखल देती हैं। ये कमजोर देश हैं, ये छोटे देश हैं, इनका पहले से बुरा हाल है। वैसा परोक्ष दखल वो भारत जैसे देशों में नहीं दे सकते। और यहां बात सिर्फ भारत की नहीं है, चीन, अमेरिका और रशिया जैसे देशों में भी विदेशी ताकतें परोक्ष रूप से दखल नहीं कर सकती। और जो बांग्लादेश में हुआ वो स्थिति इसीलिए भारत में कभी नहीं हो सकती। मान लीजिए मैं कहता हूं कि आज अमेरिका भारत को अस्थिर करना चाहता है, लेकिन भारत इतना मजबूत है कि अमेरिका ये कर नहीं पाएगा। अमेरिका क्या चीन को अस्थिर कर सकता है? जवाब है नहीं। अमेरिका आज चीन में क्यों नहीं दंगे कराता? इसलिए क्योंकि चीन बहुत मजबूत है। चीन आज अमेरिका में इतने बड़े दंगे क्यों नहीं करा सकता कि वहां की सरकार गिर जाए? इसलिए क्योंकि अमेरिका बहुत मजबूत है। और अमेरिका चाहकर भी रशिया में दंगे क्यों नहीं कराता? वहां के चुनावों को प्रभावित क्यों नहीं कर पाता? व्लादिमीर पुतिन को हरा क्यों नहीं देता? व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन पैदा क्यों नहीं कर देता? अगर अमेरिका के अंदर इतनी ताकत होती, नहीं कर पाया और व्लादिमीर पुतिन इस बार भी जीत गए। इसका कारण यह है कि रशिया मजबूत है, वहां अमेरिका यह नहीं कर पाएगा। चीन मजबूत है, वहां अमेरिका यह नहीं कर पाएगा। और भारत भी उतना ही मजबूत है। अमेरिका जैसे देश कुछ अस्थिरता पैदा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह का तख्ता पलट कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे पाकिस्तान जरूर हो सकता है। कुछ ऐसे इशारे हैं जो ISI की तरफ उंगली उठाते हैं। और एक अजीब सी दौड़ है ये जिंदगी। जीत जाओ तो कई अपने पीछे छूट जाते हैं, और अगर हार जाओ तो अपने ही पीछे छोड़ जाते हैं।